तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे राजस्थान की नदियाँ पढ़ रहे हैं और राजस्थान की नदियों में हमने 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारी तीसरी और जो आखिरी नदियाँ बच गई है वो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, है ना। तो आज मैंने कोई मैप नहीं बनाया दोस्तों, छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, ये आपको वैसे ही देखनी पड़ेंगी। मतलब पता चल जाएगा कि भाई घग्गर नदी हनुमानगढ़ में यहाँ से यहाँ तक बहती है, और भी 2-3 ही नदियाँ हैं। तो मैंने आज मैप नहीं बनाया है, आप वैसे ही समझ लेना। बहुत छोटी सी नदियाँ हैं तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई मुझे, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले घग्गर नदी। उद्गम स्थान है इसका हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित कालका से। कहाँ से निकल के आती है दोस्तों? निकलती तो है हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से नहीं निकलती है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी जो है, मतलब हिमालय का भाग है, शिवालिक पहाड़ियाँ, वहाँ पे कालका नामक स्थान से निकलती है। और मुहाना कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में भटनेर के रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में आती है और भटनेर नामक स्थान पर, मतलब रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। राज्य में हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी स्थान में प्रवेश करती है। देखो एक बार आपको बना के बता देती हूँ। जैसे ये अपना इंडिया है, अब आप ज़्यादा ही गंदा बन गया, पहले एक बार पूरी ये पढ़ लेते हैं फिर बना के बताऊंगी। राज्य में हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी स्थान पर यह प्रवेश करती है। वर्षा काल में इसका जल सूरतगढ़ गंगानगर तक पहुंच जाता है। प्राचीन समय में पाकिस्तान के बहावलपुर के फोर्ट अब्बास के पास हकरा नाम से यह प्रवाहित होती थी, और इसके उपनाम है नट, नाली और मृत नदी। क्या क्या कहा गया? देखो, निकलती है हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान में हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और भटनेर स्थान तक जाती है और वहां जाकर रेगिस्तान में विलीन हो जाती है ना। वर्षा काल जब बारिश होती है तब इसमें फिर भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, तो इसका जल सूरतगढ़ गंगानगर तक चला जाता था। मतलब हनुमानगढ़ से होते हुए गंगानगर तक यह चली जाती थी। प्राचीन समय में जब पहले, मतलब अब तो ये नदी बची ही नहीं है दोस्तों, अब तो कभी कभार बारिश आती है तो फिर भले ही नदी से बहती है, बाकी अब ये नदी है नहीं वास्तव में, है ना। लेकिन प्राचीन जब भारत था तब पाकिस्तान के बहावलपुर तक, मतलब अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ से निकलते हुए बहावलपुर तक चली जाती थी, और बहावलपुर के पास में हकरा नाम से प्रवाहित होती थी। आज भी दोस्तों ये घग्गर नदी का जो क्षेत्र है ना, हनुमानगढ़ और गंगानगर, उसको हकरा क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अन्य नाम कौन से हैं? नट, नाली नदी और मृत नदी। नट नदी, नाली नदी और मृत नदी, ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। एक बार मैं आपको राजस्थान का वैसे मैप बना के बता देती हूँ। है ना, ये जैसे गंगा ये गंगानगर है, ये वाला, ये हनुमानगढ़ है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। अब ये राजस्थान से ऊपर यहाँ पे जैसे पंजाब, और यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश है, थोड़ी दूर है ना। तो मान लो हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती थी, वो ऐसे चल के ऐसे आ रही है, और ये अपना हनुमानगढ़ है ना, यहाँ पे प्रवेश कर रही है। ये कौन सी जगह है? ये जगह है टिब्बी, ठीक है। टिब्बी नामक स्थान पे प्रवेश कर रही है। और हनुमानगढ़ में एक जगह है भटनेर, भटनेर पे आके ये रेगिस्तान में विलीन हो जाती थी, मतलब मिट्टी में दब जाती थी, आगे ये नदी दिखती नहीं थी, ठीक है। ये मिट्टी में दब गई। तो ये तो है घग्गर नदी की स्टोरी, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि बारिश जब आती है ना, कभी कभार जब अच्छी बारिश होती है ना, तो यह नदी गंगानगर तक चली जाती है। ये ऐसे कह रहे हैं, गंगानगर के सूरतगढ़ तक, मान लो यहाँ सूरतगढ़ है तो यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। ये हो गई वर्षा काल की स्टोरी। और ये कह रहा है कि प्राचीन काल में, है ना, ये मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती हुई पाकिस्तान में भी चली जाती थी, और पाकिस्तान में बहावलपुर स्थान तक बहती थी, और यह जो क्षेत्र है वो कहलाता था हकरा क्षेत्र। तो ये है दोस्तों, क्योंकि अब ये नदी वास्तव में है ही नहीं, इसीलिए इसे मृत नदी बोलते हैं ना। इसके अवशेष ही हमें मिलते हैं, इसलिए मैंने मैप में दिखाना ज़रूरी समझा नहीं इसको, ठीक है। अब है कातली नदी। वैसे भी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ ये धरती से ज़्यादा तो अंदर बहती हैं, तो मैप में मैं दिखाऊंगी भी कहाँ से। वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा डीप मैप हो, उसी में राजस्थान में ये नदियाँ अपन को मिलती हैं। अगर राजस्थान के मैप आपको देखने हैं ना दोस्तों, तो देखने क्या है, देखा ही करो। सिखवाल जो आती है ना मैप वाली, वो लेके आ जाओ। सिखवाल में हर एक छोटी छोटी चीज़ मैप बना के दिखाई हुई है ना। जैसे आप नदियाँ पढ़ रहे हो ना, तो उसमें नदियों के भी 3 चैप्टर्स, जैसे मैंने पढ़ा रखा है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली और आंतरिक, इन्हीं तीनों चैप्टर्स के मैप उसमें बनाए हुए हैं।
तो जैसे आप ये नोट्स पढ़ रहे हो ना, तो पीछे वो सिखवाल खोल के रखो, और जब मैं जैसे घग्गर नदी आपको बता रही हूँ उसमें एकदम साफ साफ दिखाया हुआ है कि ये घग्गर नदी यहाँ से निकल के यहाँ तक बह रही है ना। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि राजस्थान तो अपने, अगर हम राजस्थान के हैं तो हर एक एग्ज़ाम में ही आती है राजस्थान, तो उसको लाने में बहुत से बच्चों के पास तो होगी भी हो, क्योंकि राजस्थान तो अपना क्लियर होना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप टीचर बन जाओ, चाहे आप आरएस बन जाओ, चाहे आप कांस्टेबल बनो, चाहे पटवारी बनो, है ना, हर एक चीज़ में अपन को राजस्थान तो चाहिए ही होगा, है ना। तो राजस्थान आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में आपको एक्स्ट्रा मतलब बोनस ही मिलना चाहिए, है ना। तो राजस्थान को जब भी पढ़ो ना, ध्यान से ही पढ़ा करो। दूसरी हम पढ़ते हैं कातली नदी। कातली नदी दोस्तों हमारे सीकर ज़िले की है, क्योंकि मैं भी सीकर ज़िले के रहने वाली हूँ, तो हमारे सीकर ज़िले से बिलोंग करती है कातली नदी। हमारे सीकर ज़िले में एक ही नदी है वैसे, और छोटी मोटी मेंथा ऐसे कुछ करके नदियाँ हैं, लेकिन जो एक ही नदी है जो वर्तमान में दिखती है, और ये भी बहुत कम दिखती है, कभी कभार बारिश में ही। तो सीकर ज़िले की खंडेला पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और इसका मुहाना सीकर व झुंझुनू में बहने के पश्चात ये चूरू जिले की सीमा से पूर्व में विलीन हो जाती है। दोस्तों ये नदी निकलती है सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से, सीकर में बह के फिर थोड़ी सी जाती है झुंझुनू में, और चूरू पहुंचने से पहले ही यह विलीन हो जाती है किसमें, मिट्टी में, मतलब मरुस्थल में चली आती है। और राजस्थान की प्राचीन गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो कांतली नदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गणेश्वर सभ्यता हम लोग राजस्थान में पढ़ते हैं दोस्तों, गणेश्वर नामक जो स्थल है वो इसी नदी के किनारे विकसित हुआ था। क्योंकि वर्तमान में तो यह नदी नहीं है, वर्षा काल में थोड़ी बहुत दिखती है, वर्तमान में तो यहाँ पे सिर्फ बजरी खनन होता है ना। लेकिन प्राचीन काल में यह नदी अच्छी खासी नदी थी, और इसके किनारे एक सभ्यता बसी हुई थी, उसका नाम था गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी, तांबे के लिए यह सभ्यता फेमस थी। तो वैसे तो इस नदी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी नदी ये है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जैसे ऐसे राजस्थान है मान लो, है ना, तो ये हनुमानगढ़, ये गंगानगर, फिर ऐसे करके आएगा चूरू, है ना, चूरू के नीचे आएगा झुंझुनू, और ये हमारा ऐसे करके चांद की आकृति में हमारा सीकर है। तो मान लो ये सीकर की यहाँ खंडेला पहाड़ियों से निकल रही है, फिर सीकर में बहती थी, झुंझुनू में बहती थी, और ये चूरू है ना, इसकी सीमा पर ही, चूरू और झुंझुनू की सीमा पर ही मिट्टी में विलीन हो जाती थी। तो ये है इसकी हिस्ट्री। कुल लंबाई इसकी 100 किलोमीटर है। इसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है दोस्तों। हमारे सीकर में कुछ क्षेत्र है जिसको तमरावाटी या तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है ना, वो भी तोरावाटी कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इसलिए तोरावाटी कहलाता है कि जैसे ये नदी जहाँ जहाँ बह रही है ना, उसके आसपास तंवर राजपूत ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो तंवर राजपूतों के रहने के कारण उस क्षेत्र का नाम है तमरावाटी या तोरावाटी पड़ गया। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक बहाव की सबसे लंबी नदी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। एक तो गणेश्वर सभ्यता, और जो आंतरिक बहाव वाली नदियाँ हैं, मतलब जो दिखती कम है और धरती के अंदर ज़्यादा बहती है, उनमें सबसे लंबी नदी है कातली, पूरे राजस्थान में, ठीक है। तो कातली कहाँ की नदी है, सीकर की नदी है। अब है साबी नदी। उद्गम है, आपने भी नाम नहीं सुना होगा इन नदियों का कभी, ये हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान में नदियाँ हैं ही नहीं। ये जो नदियाँ हैं ये भी कोई प्राचीन अवशेष हमें भले ही मिल जाए, वास्तव में नदी देखने को तो अपन को मिलती ही नहीं है। तो साबी नदी का उद्गम जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील के निकट सेवर पहाड़ियों से होता है। तो जयपुर जिले में जो शाहपुरा तहसील है ना, वहाँ पे सेवर पहाड़ियाँ हैं, उनसे साबी नदी का उद्गम होता है, और हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। ये जयपुर जिले से निकलकर दोस्तों ये हरियाणा में चली जाती है ऊपर, और हरियाणा में पटौदी के निकट भूमि में विलीन हो जाती है। और अलवर जिले की महत्वपूर्ण नदी है। जयपुर, और जयपुर के बाद में अलवर, और अलवर से टच करके हरियाणा, ठीक है। ऐसे करके ये हरियाणा तक चली जाती है। तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए, आंतरिक प्रवाह की नदी है, और जयपुर जिले से निकलती है, हरियाणा की सीमा में यह विलीन हो जाती है, और अलवर जिले की महत्वपूर्ण नदी है। बहुत कोई छोटी मोटी नदी होगी। एक है कांकने, कांकनी या फिर मसूरती नदी। दोस्तों ये जो मसूरती नदी है, देखने में तो मुझे नहीं पता कैसे दिखती है भी या नहीं है, लेकिन ये नदी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ ली जाती है, क्योंकि इसका ये जो नाम है ना, मसूरदी नदी, ये उपनाम है इसका। असली नाम नदी का है काकने या काकनी नदी, है ना। लेकिन निम्न में से मसूरदी नदी कहाँ बहती है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने नाम ही नहीं सुना होता है, मसूरदी कौन सी नदी आ गई, है ना। तो ये नदी याद रखिएगा, कांकनेय नदी का ही उपनाम है मसूरदी नदी। और जो जैसलमेर की नदी है, उद्गम स्थान है जैसलमेर का कोटरी गाँव,
और मुहाना है मरुस्थल में विलीन, मतलब जैसलमेर में ही कहीं से निकलती है, कोई पहाड़ जैसा कुछ होगा वहाँ से निकल के मरुस्थल में आके गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये है कोटरी का, वहीं से जैसलमेर में निकलती है, जैसलमेर में ही विलीन हो जाती है मरुस्थल में, और जैसलमेर में बुझ झील का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि बुझ झील मतलब एक छोटी सी झील है बुझ, मतलब मान लो यहाँ एक छोटी सी कोई पहाड़ी है, बारिश आई, ठीक है, बारिश आई और यहाँ से जैसे इस बहाव मतलब पानी आ गया थोड़ा सा और बहाव से एक नदी जैसी बन गई, ठीक है। आगे चलकर एक खड्डा है और उस खड्डे में नदी गिर गई, तो ये जो खड्डा है छोटा सा तालाब जैसा, मतलब तालाब से थोड़ा बड़ा होगा, इसको नाम दे दिया बुझ झील, है ना। तो ये काकनी नदी यहाँ से शुरू ही मान लो 2-3 गाँव में बह के इसमें विलीन हो गई। तो काकनी नदी निकल रही है जैसलमेर से, विलीन भी जैसलमेर में हो रही है, और निर्माण किसका कर दिया, बुझ झील का निर्माण इसने कर दिया, ठीक है। एक है रूपारेल नदी, अलवर जिले के थानागाजी तहसील की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है और भरतपुर जिले के सीकरी तहसील में समाप्त हो जाती है, और उपनाम है इसका वराह और लसबारी नदी, है ना, वराह नदी या लसबारी नदी। अब दोस्तों अगर डिफ़िकल्ट पेपर बनाना होगा ना तो ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं जैसे वराह नदी, निम्न में से वराह नदी किसका उपनाम है, ऐसे करके, है ना। तो थोड़ा सा अगर 2-3 बार लेक्चर को ही रिवाइज कर करके देख लोगे वैसे भी याद हो जाएगा, साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे या फिर PDF डाउनलोड कर लो, 5 या 10 मिनट लगती होंगी, इतना छोटा सा 2 या 3 पेजों का PDF होता है इसको पढ़ने में। जैसे एक बार तो मैंने लेक्चर बनाया उसे सुन लिया, ठीक है, फिर कभी जैसे रात को सोते टाइम एक बार PDF खोल के उसे एक बार पढ़ लिया तो वैसे याद हो जाएंगे। फिर जैसे कि एक बार वीक ख़त्म होता है तो आप उसका रिवीजन कर लिया करो, जो भी आपने सारे वीक में जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ा है, तो एक बार आप रिवीजन कर लोगे, फिर से एक बार वीडियो देख लोगे जल्दी जल्दी करके, तो फिर क्या होता है ये चीज़ें यहीं पे याद हो जाती है, इनको अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है ना। तो ये रूपारेल नदी का नाम लसबारी नाम है, काकनी नदी का नाम मसूरदी है ना, ये सारी चीज़ें यही याद हो जाएंगी। तो इतनी है हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, देखो कौन कौन सी है। पहले है घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जिले में बहती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा गंगानगर तक जाती है। फिर है कातली नदी, हमारे सीकर जिले की है। फिर है साबी नदी, जयपुर जिले की है और आगे जाके हरियाणा में विलीन हो जाती है। काकनी नदी जैसलमेर में शुरू, जैसलमेर में ख़त्म। और रूपारेल नदी ये भी अलवर जिले की है और भरतपुर में जाके ख़त्म हो जाती है ना। तो ये 5 नदियां हैं जिसमें भी सिर्फ ये हमारी एक तो कातली और एक घग्गर, 2 ही इम्पोर्टेंट है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है साबी रूपारेल वगैरह, लेकिन थोड़े से उपनाम और स्थान याद रख लेना अगर हो सके तो, बाकी इतनी ज़्यादा इनमें से नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। अब दोस्त 2-3 चीज़ें ये याद रख लेना कि राजस्थान में कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, क्योंकि इतनी नदियां हमने पढ़ ली तो याद तो वैसे ही आपको हो गया होगा कि ये नदी के किनारे, यानी जिसने ध्यान से पढ़ी है उसको समझ में आ गया होगा, मैप लेके पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा, है ना। तो पहले भीलवाड़ा कोठारी नदी के सहारे बसा हुआ है। कोठारी नदी बनास की सहायक नदी थी दोस्तों, तो याद करो कोठारी नदी भीलवाड़ा से निकल के आ रही थी और बनास में मिल रही थी, है ना। तो भीलवाड़ा कहाँ पे बसा हुआ है, कोठारी नदी के किनारे। पाली बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। बांडी नदी लूनी नदी की सहायक नदी थी, बांडी गुहिया, है ना, ये लूनी नदी की सहायक नदी थी। टोंक तो बनास के किनारे बसा ही हुआ है, हमने देखा भी कि बनास में बिसलपुर बांध भी बना हुआ है टोंक पे, ठीक है। हनुमानगढ़ घग्गर में अपन ने पढ़ ही लिया कि घग्गर तक ही तो आती है, ये हनुमानगढ़ में ही तो प्रवेश करती है घग्गर नदी, तो वहाँ से शुरू वहाँ से ख़त्म। नाथद्वारा राजसमंद में है ना, तो राजसमंद में स्थित है ना, तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राजसमंद जिले के खमनोर पहाड़ियों से ही होता है। तो नाथद्वारा कहाँ हो सकता है, बनास पे हो सकता है। बालोतरा लूनी नदी पे, ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि लूनी नदी का पानी बालोतरा जो बाड़मेर में है वहाँ तक तो मीठा है, आगे इसका जल खारा हो जाता है, तो कहाँ हो सकता है, लूनी पे। जालोर सूकड़ी नदी पे मैंने ये बताया था कि सूकड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है ना। तो सूकड़ी नदी पे कौन बसा हुआ है, जालोर बसा हुआ है। तो इतना तो याद आ ही सकता है, सूकड़ी नदी का नाम आता है कि भाई ये थी तो उसकी सहायक नदी लूनी की, तो ओब्वियसली इन इलाकों में से ही होगा, है ना। तो इससे भी आप जब आपको मैप याद हो जाएगा ना ज्योग्राफी में, तो आधी चीज़ें तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। आपको ये याद हो जाएगा ना कहाँ पे कौन सा जिला स्थित है पूरे राजस्थान में, जैसे मैप को 2-3 बार बना लिया तो आधी चीज़ें तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं आपके ज्योग्राफी से। झालावाड़ काली सिंध नदी पे मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश से निकल के आती है काली सिंध नदी और झालावाड़ में रायपुर नामक स्थान पे प्रवेश करती है ना। तो फिर झालावाड़ में कौन सी नदी हो सकती है, काली सिंध ही हो सकती है। सवाई माधोपुर बनास में, क्योंकि बनास सवाई माधोपुर में जाके तो चंबल में मिल रही थी, सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी भी बना रही थी, बनास चंबल बनास और सीप, चंबल बनास और सीप मिलके, है ना। तो इससे याद हो जाएगा।
कोटा में तो चंबल नदी आती है, हमने देखा था कि कोटा के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है ना। तो कोटा में, इसके बाद में सवाई माधोपुर में, धौलपुर में और करौली में। तो धौलपुर भी किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे पर। और जो आबू रोड है, आबू मतलब है वो पश्चिमी बनास। तो मैंने एक छोटी सी नदी पढ़ाई थी आपको, पश्चिमी बनास, जो अरब सागर में गिरती है ना। 4 नदियाँ पढ़ाई थी मैंने अरब सागर में गिरने वाली, लूनी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास हमने पढ़ी थी ना कि सिरोही के नया सिनोबरा तहसील से निकलती है। तो आबू कहाँ पे है? सिरोही में है। तो सिरोही में कौन सी नदी हो सकती है? पश्चिमी बनास एक ही जो नदी थी वहाँ पे, और कोई नदी नहीं थी। तो अगर देखो, अब मेरे को कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं हुई ना, क्योंकि मुझे मैप याद है। तो अगर आपको भी इस तरह से मैप याद होगा ना, तो ऑटोमेटिक ऐसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, कोठारी, भीलवाड़ा, पाली वाड़ी, ऐसे कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब भी मेरा लेक्चर देखो, पेन कॉपी हाथ में रखिएगा और जो भी मैं पढ़ाऊँ हर एक चीज़ का मैप बनाओ और उसमें अंकित करते जाओ कि ये नदी हाँ यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो सब कुछ चीज़ें आपको आसानी से वैसे ही याद हो जाएंगी, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो फैक्ट है दोस्तों, चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है। कई बार छोटी एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चूरू और बीकानेर मतलब कौन से ऐसे अपने राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। तो चूरू और बीकानेर 2 ऐसे हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। संभाग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। 7 संभागों में राजस्थान को बांटा गया है ना, उसमें जो कोटा संभाग है हमारा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। ठीक है, ये तो फैक्ट है 5-6, अब ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनकी कोई इलाज नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक नदियां हैं। संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। और अगर जिले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जो जिला है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियां हैं। कितनी? लगभग 10 नदियां हैं। कौन कौन सी? बनास, बेड़च, चंबल, बामनी, बागली, वागन, औराई, गंभीरी, सीवन, जाखम। अब आप सोच रहे होगे ये तो हमने पढ़ी ही नहीं है ऐसी नदियाँ तो बहुत सारी। तो इनमें से तो क्योंकि राजस्थान में छोटी मोटी नदियाँ हैं, इनका अस्तित्व 1-2 गाँव तक ही है। तो इतनी नदियाँ अपन ना तो मैप में पढ़ सकते हैं, ना ही अपने सिलेबस में ज़रूरी है अपने लिए इतना पढ़ना, है ना। लेकिन बस आप ये याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा नदियाँ कौन से ज़िले में है? चित्तौड़ में है। लगभग 10 नदियाँ वहाँ पर मिलती हैं। अब अफवाह क्षेत्र की नदियाँ, 2 तरह से नदियों का वर्णन किया गया है। देखो, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियाँ और जलग्रहण क्षेत्र की नदियों दृष्टि से नदियाँ। अफवाह क्षेत्र तो मतलब जितने लंबे अफवाह क्षेत्र में ऐसे बह रही हैं, है ना, उसके हिसाब से। और जलग्रहण मतलब जितना ज़्यादा पानी उनके पास है। ये अफवाह क्षेत्र तो क्या है? जितनी ज़्यादा लंबाई में लेके चल रही है नदियाँ, वो तो हो गया अफवाह क्षेत्र। जलग्रहण के लंबाई से कोई मतलब नहीं है, पानी कितना ज़्यादा है नदी के पास में, कुल नदी और उसकी सहायक नदियों का मिला के कितना पानी आ रहा है। तो अफवाह क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी नदी है चंबल, फिर है लूनी, फिर है माही और फिर है बनास। ठीक है, अगर अफवाह क्षेत्र, क्योंकि ये तो भारत राजस्थान से बाहर भी तो जा रही है ना, तो इनकी लंबाई ज़्यादा थी। ठीक है, और लेकिन अगर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी थी? बनास। लेकिन टोटल अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सबसे लंबी है चंबल, फिर है लूनी, फिर है माही, फिर है बनास। लेकिन जल ग्रहण की दृष्टि से देखें कि भाई मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी, इन सब का मिला के पानी किसके पास सबसे ज़्यादा है? तो वो है बनास, फिर है लूनी, फिर है चंबल और फिर है माही। बनास, लूनी, चंबल और माही। अब कुल लंबाई की दृष्टि से नदियाँ, सबसे लंबी नदी कौन सी थी? चंबल थी, फिर माही थी, फिर लूनी थी और फिर बनास थी। ये लंबाई की दृष्टि से नदियाँ हो गई। तो आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इतना ज़्यादा क्लियरेंस इन दोनों में है भी नहीं वैसे, लेकिन आप ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल ग्रहण की से मतलब सबसे ज़्यादा जल कौन सी नदी के पास है? तो ये 4 नदियाँ याद कर लेना। और लंबाई की दृष्टि से आपको मैंने वैसे भी पढ़ा दिया, सबसे लंबी नदी चंबल है, फिर माही है, फिर लूनी है, फिर बनास है। ये वैसे भी आपको याद हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी नदियाँ। तो जो यूनिट 9 अपन पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा चैप्टर हमारा दिया हुआ है राजस्थान में जल ग्रहण, जो भी उसका नाम लिखा हुआ है, मतलब जल संग्रहण और प्रमुख परियोजनाएं। तो सबसे पहले अपन ने नदियाँ पढ़ी, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नहर परियोजनाएं, है ना, कि कौन कौन से। अब भाई जल को बचाने के लिए हमने किया क्या है? नहरें ही तो बनाई हैं। तो वही आ सकता है इस टॉपिक में, क्योंकि इन्होंने क्लियर तो लिखा नहीं है कि इसमें नदियाँ देनी है, नहरें देनी है। तो अपन को 1-2 चीज़ें जो सारी लेके चलनी पड़ेंगे। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे नहरें, और उससे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिर झीलें भी पढ़ लेंगे, क्योंकि झीलें बहुत बार पूछी जाती हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी है, छोटी कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है, मीठे पानी की कौन सी है। और झीलें भी जल संग्रहण का साधन ही तो है, हमने जल संग्रहण के लिए ही तो झीलें बनाई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।